हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर का एंजाइम्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक में इस्तेमाल होने वाले एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर उषा पिल्ले, एसोसिएट प्रोफेसर SCRS, गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या पुनर्योगज डीएनए तकनीक, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं पुनर्योगज डीएनए बनाने का विधि और कैसे उस पुनर्योगज डीएनए का इस्तेमाल मानव उपयोगी चीज़ें बनाने में किया जा सकता है। इसके अंतर्गत यहाँ देखिए, ये जो भी जीन, इंटरेस्ट का जीन है, जो भी इच्छित जीन है, उसको हम अलग करते हैं कोशिका से। और ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया की कोशिका है, जीवाणु कोशिका है। उसके डीएनए को, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, ये उसके अंदर उपस्थित प्लाज्मिड्स, इस प्लाज्मिड को हम बाहर निकालते हैं और उसको काटते हैं। काट के उस कट की जगह पे हम ये इच्छित डीएनए जोड़ देते हैं और इन दोनों के जुड़ने से जो बना वह कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए। इच्छित जीन को इस प्लाज्मिड वाहक के साथ जोड़ के जो नया डीएनए बना वह कहलाता है पुनर्योगज डीएनए। इसे पुनः हम कोशिका के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, प्रवेश करवा सकते हैं और जो ये इच्छित जीन के द्वारा बनने वाला उत्पाद है वह इस कोशिका में निर्मित होगा। तो ये जो इच्छित जीन को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जोड़ने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद इससे प्लांट्स में ट्रांसफ़र करके हम प्लांट्स में चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं या प्लांट्स में पेस्ट के रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप कर सकते हैं। मानव उपयोगी पदार्थ इन पौधों में बना सकते हैं, प्रोटीन्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से पुनर्योगज डीएनए तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो पुनर्योगज डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जिसमें हम वाहक को बाहर निकालते हैं, इच्छित जीन को बाहर निकालते हैं, इसको इसके साथ जोड़ते हैं और नया डीएनए बनाते हैं, पुनः प्रवेश कराते हैं। ये सब की तकनीक के लिए जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं उनके बारे में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की स्टेप्स हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें उससे पहले ये पता होना चाहिए कि इस तकनीक में इस्तेमाल होने वाले कौन कौन से एंजाइम्स हैं, उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और क्यों किया जाता है। सबसे पहले जो एंजाइम हम पढ़ेंगे वह है न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस वे एंजाइम्स हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स को काटते हैं, यानी कि डीएनए के सूत्र को काटते हैं, आरएनए के सूत्र को काटते हैं, तो उनको न्यूक्लिएजेस कहते हैं। आरएनए को काटने वाले, डीएनए को काटने वाले न्यूक्लिएजेस एंजाइम्स, ये बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएजेस और एंडोन्यूक्लिएजेस। नाम से पता चल रहा है, एक्सोन्यूक्लिएजेस, एक्सो मतलब बाहर की ओर, वे न्यूक्लिएजेस जो डीएनए के सूत्र को किनारों से काटते हैं। और एंडो मीन्स, एंडोन्यूक्लिएजेस मतलब अंदर से काटने वाले, वे न्यूक्लिएजेस जो डीएनए को अंदर से काटते हैं, किनारों से ना काट के अंदर से काटते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, ये डीएनए का सूत्र है। इस डीएनए के सूत्र में एक्सोन्यूक्लियस क्रिया करता है और इस डीएनए सूत्र को कहीं से भी 5' सिरे से, 3' सिरे से, ऊपर वाले सूत्र को, नीचे वाले सूत्र को, किसी को भी काट सकता है। इस चित्र में दिखाया गया कैसे ये एक्सोन्यूक्लियस ऊपर वाले डीएनए सूत्र को किनारे से काट रहा है, जिससे ऊपर से किनारे वाला हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया कट के। तो एक्सोन्यूक्लियस जो है वह किनारे से, कॉर्नर से क्रिया करता है, कॉर्नर से क्षार क्रमों को अलग करता है, इसीलिए उसे एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। दूसरा प्रकार है एंडोन्यूक्लियस, जो डीएनए के सूत्र को, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस दोनों ही डीएनए में से किसी एक, डीएनए के 2 सूत्रों में से किसी एक सूत्र को ही काटते हैं।
ऐसी तरह से एंडोन्यूक्लियस जो है ऊपर वाले या नीचे वाले सूत्र में से किसी एक सूत्र को काटेगा, लेकिन किनारे से न काट के बीच से काटता है। इस तरह से काट दिया है तो ये टुकड़ा अलग हो गया बीच में से काटने की वजह से। तो एंडो अंदर से काटने वाला एंजाइम, एक्सो किनारे से काटने वाला एंजाइम। इसके अलावा जो तीसरे प्रकार का जो न्यूक्लियस है वो कहलाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। इसकी खोज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मील का पत्थर साबित हुआ। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज आर्बर, स्मिथ और नाथन्स ने 1978 में करी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं? ये एक प्रकार के एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो डीएनए में कुछ विशिष्ट 4 से 6 क्षार क्रमों को पहचानते हैं। ये जो विशिष्ट 4 से 6 क्षार क्रम जिनकी ये पहचान करते हैं, उस स्थान को रेस्ट्रिक्शन स्थल, उस स्थान को रेस्ट्रिक्शन स्थल या रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं या अभिज्ञान स्थल कहते हैं। दूसरी बात, ये एंडोन्यूक्लियस जो है डीएनए के दोनों सूत्रों को काटते हैं, एक सूत्र को नहीं काटते, दोनों। दूसरा एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस केवल एक सूत्र को काटते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के दोनों सूत्रों को काटते हैं और उस विशिष्ट स्थल से, रेस्ट्रिक्शन स्थल से या अभिज्ञान स्थल से, जो 4 से 6 क्षार क्रम लंबा होता है, 4 से 6 क्षार क्रम लंबा होता है, उसकी पहचान करके वहाँ से काटते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बैक्टीरिया में, जीवाणुओं में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया को वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है, वायरसेस से बचाव करता है। बैक्टीरियल सेल के अंदर इन एंजाइम की उपस्थिति की वजह से वायरस का अगर इन्फेक्शन होता है, वायरस का अगर संक्रमण होता है, तो ये एंजाइम्स वायरस के डीएनए को, आरएनए को नष्ट कर देते हैं, काट देते हैं। तो इसीलिए इन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। ये बैक्टीरियल सेल के अंदर वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, वायरस के मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल करता है, इसीलिए इन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। और बैक्टीरिया का, ये वायरस के डीएनए को तो नष्ट करते ही हैं, लेकिन बैक्टीरिया का स्वयं का डीएनए जो होता है वह इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बचा हुआ किस प्रकार रहता है? कैसे बचे रहते हैं? बैक्टीरिया डीएनए भी तो नष्ट होना चाहिए, लेकिन बैक्टीरियल डीएनए जो है वह मिथाइलीकृत हो जाता है, उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। रेस्ट्रिक्शन स्थल पे मिथाइल ग्रुप ऐड होने से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहाँ पे क्रिया नहीं कर पाते। ये जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये डीएनए है, ये डीएनए है जिसमें ये वाला जो स्थान है ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, और ये वाला जो है रेस्ट्रिक्शन साइट है, और ये EcoR1 ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो इस रेस्ट्रिक्शन स्थल को, अभिज्ञान स्थल की पहचान करता है और डीएनए के दोनों सूत्रों को काटता है। यहाँ से इसने डीएनए के ऊपर वाले सूत्र को यहाँ से काटा और यहाँ से इस तरह से काटा। लेकिन बैक्टीरियल सेल के अंदर एक एंजाइम मिथाइल ट्रांसफरेज है, वो क्या करता है, इस रेस्ट्रिक्शन स्थल का मिथाइलीकरण करता है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, जिससे ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इस मिथाइलीकरण के कारण ये रेस्ट्रिक्शन स्थल का क्लीवेज, रेस्ट्रिक्शन स्थल को काट नहीं पाता। तो बैक्टीरिया का स्वयं का डीएनए मिथाइलीकृत हो जाता है, इस वजह से ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये उसको काट नहीं पाते और उसको नष्ट नहीं कर पाते। बैक्टीरिया का स्वयं का डीएनए जो है वह सेफ रहता है। इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण कैसे किया जाता है? ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है EcoR1,
तो इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम का पहला अक्षर जो है वह है जिस जीव से ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की उसके जीनस का नाम। यानी कि एस्चुरेशिया जो है उसका पहला जीनस है, जीनस का नाम है एस्चुरेशिया, और उसका पहला अक्षर जो है ई वह कैपिटल लिखा जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम में। उसके बाद आता है स्पीशीज़ का नेम। सेकंड पॉइंट जो है वह है स्पीशीज़ का नाम। एस्चुरेशिया कोलाई, कोलाई उसका स्पीसीज़ का नाम है। तो कोलाई जो नाम है उसके शुरू के 2 अल्फ़ाबेट्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के दूसरा और तीसरा अक्षर होंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का चौथा अक्षर जो है वह है प्रभेद का नाम आर। और पांचवा जो नंबर है 1, यानी कि एस्चुरेशिया कोलाई में ई कोलाई में खोजा गया पहला एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ई को आर है। ई को आर 1 का मतलब ई कोलाई में ये सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खोजा गया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 वह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो रेस्ट्रिक्शन स्थल की पहचान करते हैं और वहाँ से लगभग रेस्ट्रिक्शन स्थल से लगभग 1000 क्षारक्रम पहले, रेस्ट्रिक्शन स्थल से 1000 क्षारक्रम पहले डीएनए को काटते हैं। इनके लिए मैग्नीशियम और एटीपी की ज़रूरत होती है। मैग्नीशियम आयन और एटीपी कोफैक्टर की तरह कार्य करते हैं। एग्जाम्पल ईको के और ईको बी। दूसरा टाइप 2 जो सबसे अधिक इस्तेमाल होता है क्योंकि यह स्थिर है, स्टेबल है। सबसे तीनों में सबसे स्टेबल जो है टाइप 2 प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसको मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होती है लेकिन एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें 2 क्लीवेज और मॉडिफाइड रिकॉग्निशन सीक्वेंस, 2 अलग अलग एंजाइम स्थल की ज़रूरत होती है। और इनकी पहचान ये होती है कि ये रेस्ट्रिक्शन स्थल या अभिज्ञान स्थल की पहचान करके उसी के अंदर से काटते हैं। जहाँ रेस्ट्रिक्शन स्थल होता है वहीं से उसको काटते हैं। टाइप 1 अभिज्ञान स्थल से 1000 क्षारक्रम पहले काटते हैं। टाइप 2 जो है अभिज्ञान स्थल या रेस्ट्रिक्शन साइट के अंदर से काटते हैं। तीसरा प्रकार जो है वह रेस्ट्रिक्शन स्थल की पहचान करके लगभग 24 से 25 क्षारक्रम पहले डीएनए के सूत्र को काटते हैं। टाइप 2 के प्रकार है ईको R1 और हिंड3। हिंड3 H हीमोफिल जीनस का नाम, इन्फ्लुएंजी डी इन्फ्लुएंजा उसका स्पीशीज़ नेम, डी प्रभेद का नाम, और थर्ड उसमें खोजा गया तीसरा, तो हिंड3 ये भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। टाइप 3 जो है यह 24 से 25 क्षारक्रम पहले डीएनए को काटता है। इसके ईको P1 और MBO2 इसके एग्जाम्पल हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को 2 तरीके से काटते हैं। पहला प्रकार जो है वह कहलाता है सांतरित चीरा, ये फर्स्ट प्रकार है, ये दूसरा प्रकार है। फर्स्ट प्रकार का जो है वो उसे कहते हैं स्टैगर्ड कट, स्टैगर्ड कट, सांतरित चीरा, जिसमें डीएनए के कटने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्रिया के बाद डीएनए का पार्ट कट गया लेकिन इसमें ये सांतरित चीरा लगा जिसकी वजह से ये किनारे पर चिपचिपे सिरे, ये चिपचिपे सिरे स्टिकी एंड्स डेवलप होते हैं। ये स्टिकी एंड्स हैं, इनको स्टिकी एंड्स। तो सांतरित कट का जो प्रोडक्ट होता है वह कैसा होता है, चिपचिपे सिरे बनते हैं। जबकि दूसरा जो है ब्लंट कट, जिसमें कि ये दूसरा टाइप का जो है ब्लंट कट जिसे कहते हैं, यह इसके अंतर्गत, ये ब्लंट कट है, इसके अंतर्गत
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काटता है तो इसके किनारे जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ब्लंट होते हैं, अर्थात चिपचिपे नहीं होते, नो स्टिकी एंड्स, ब्लंट होते हैं ये। तो इसीलिए इसे ब्लंट एंड्स वाले बोलते हैं। और इसे स्टिकी एंड्स, स्टैगर्ड कट होता है उसमें स्टिकी एंड्स बनते हैं, जबकि ब्लंट कट्स में कोई स्टिकी एंड्स नहीं होते, चिपचिपे सिरे नहीं होते। इस तरीके से दो प्रकार से ये काटता है। ये कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जिन जीवों से ये प्राप्त हुए, ये उनके नाम है इस तरफ। और इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा क्रिया करने वाली जगह जहाँ से ये डीएनए को काटते हैं, जो अभिज्ञान स्थल है या जिन क्षारक्रमों की ये पहचान करते हैं, वो यहाँ दिए हुए हैं। जैसे BAMH1 बैसिलस एमाइलो लिक्विफेसियन से प्राप्त होने वाला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये इन 6 क्षारक्रमों की पहचान करता है, GGATCC। और यहाँ पे दोनों जी के बीच में उपस्थित जो ये है स्टार, यहाँ से ये डीएनए को काटता है। इसी तरह से EcoR1, ये जो अभिज्ञान स्थल पहचानता है, रिकॉग्निशन साइट है, वहाँ के जो 6 क्षार हैं वो है GAATTC। और ये इस जी और ए के बीच में से डीएनए को काटता है। तो ये तो हुआ ऊपर का सूत्र, ऊपर का स्ट्रैंड डीएनए का। इसी तरह से डीएनए का निचला स्ट्रैंड जो होता है, वहाँ पे भी जी के यहाँ से इस GAATTC, इस सी के सामने जी, टी के सामने ए, इस टी के सामने ए के सामने टी और ये सी। पहला ऊपर वाला सूत्र यहाँ से कटेगा और निचला वाला सूत्र यहाँ से कटेगा। तो इससे क्या होगा, चिपचिपे सिरे बनेंगे। तो ये जो है दो अलग अलग स्थानों से, दोनों सूत्र डीएनए के कट रहे हैं लेकिन अलग अलग स्थान से। तो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स द्वारा पहचाने गए रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस, अभिज्ञान स्थल इस प्रकार से हैं। दूसरा एंजाइम है डीएनए लाइगेज। लाइगेज मीन्स जोड़ने वाला एंजाइम, डीएनए को जोड़ने वाला। डीएनए में कहीं पे भी कोई कट हो छोटा सा, उसे जोड़ने वाला एंजाइम डीएनए लाइगेज। इसे जॉइनिंग एंजाइम भी बोलते हैं, इसे जॉइनिंग एंजाइम भी बोलते हैं। जो कि डीएनए में जो कट है, यहाँ पे जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं है, उस फॉस्फोडाइएस्टर को बॉन्ड को बना के ये इस तरह से डीएनए के सूत्र को पूरा जोड़ देगा। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं लाइगेशन। तीसरा एंजाइम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। वेक्टर को निकालने के बाद, वाहक को निकालने के बाद, प्लाज्मिड को निकालने के बाद जब उसको काटते हैं तो उसके डीएनए के सूत्र में 5' सिरा होता है, 3' सिरा होता है। जैसे वाहक को निकाला, ऐसे उसके दोनों सूत्र, ये उसका 5' सिरा बाहर वाला, ये 3'। ऐसे ही यहाँ पे ये 3' और ये वाला सिरा 5', ऐसे सिरे होते हैं। तो ये जो 5' सिरे पे जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, 5' सिरे पर फॉस्फेट ग्रुप होता है, इस फॉस्फेट को अलग करता है, काट के अलग करता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। अल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम है 5' सिरे पर उपस्थित फॉस्फेट को काट के अलग करना। इससे क्या होगा, ये जो खुला हुआ डीएनए है यह वापस जुड़ेगा नहीं, वरना अगर फॉस्फेट रहेगा तो ये पुनः गोल होने की संभावना होती है। इसे बोलते हैं रीसर्कुलराइजेशन। ये जो है रीसर्कुलराइजेशन कहलाता है। रीसर्कुलराइजेशन, ये कटा हुआ जो डीएनए है पुनः वापस अपने आप में गोल हो जाएगा अगर इस फॉस्फेट को रिमूव नहीं करते हैं तो। चौथा प्रकार है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज।
पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज जो है, यह हमने पिछले अल्कलाइन फॉस्फेटेज में 5' सिरे पर फॉस्फेट रिमूव करके वहाँ क्या कर दिया था, OH ऐड कर दिया था। अब पुनः वहाँ पे फॉस्फेट जोड़ने के लिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या करता है, 5' सिरे पर जो फॉस्फेट रिमूव हो गया था, या जिसे हम डीफॉस्फोराइलेटेड डीएनए कहते हैं, अर्थात ऐसा डीएनए जिसमें फॉस्फेट ग्रुप अनुपस्थित हो, डीफॉस्फोराइलेट रिमूव कर दिया गया हो, उसमें पुनः फॉस्फेट जोड़ता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। किसकी उपस्थिति में, एटीपी की प्रेजेंस में। एटीपी और पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एटीपी स्वयं तो एडीपी में चेंज हो जाता है और इसका एक फॉस्फेट जो है इसके डीएनए के 5' सिरे पर जुड़ जाता है। इस तरह से डीएनए जो होता है वो फॉस्फोरिलीकृत हो जाता है, फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है, और इसे फॉस्फोराइलेट करता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। अगला एंजाइम है टर्मिनल पॉलीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। टर्मिनल किनारे पे ये जो एंजाइम है, ये डीएनए का एक खंड है, फ्रैगमेंट ए, ये दूसरा है फ्रैगमेंट बी। इन दोनों को हमें जोड़ना है और इनके किनारे पर चिपचिपे सिरे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इनके दोनों सिरों पर 3' सिरों पर, ऊपर के सूत्र और नीचे के सूत्र दोनों के 3' सिरे पर पॉली ए पूंछ अर्थात ए का बहुलक पूंछ लगाते हैं, और ये जोड़ने का काम करता है टर्मिनल पॉलीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। ये क्या है, ये जो पॉली ए पूंछ है ये कहाँ लगेगा, इस डीएनए के 3' सिरे पर, ये ए का बहुलक लग गया। वहीं पे दूसरा डीएनए जो है उसमें हम पॉली, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली पॉली टी जोड़ेंगे। इसे कहते हैं पॉली टी टेलिंग, यानी कि टी का बहुलक पूंछ यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो इसमें भी 3' सिरे पर, इस डीएनए के दोनों 3' सिरे पर टी का बहुलक, देखिए यहाँ 3' है, यहाँ पे ये टी का बहुलक जुड़ गया, ये 3' सिरे पर ये टी का बहुलक जुड़ गया। अब ये ए और ये टी एक दूसरे के पूरक है, इन दोनों डीएनए को जोड़ो तो ये टी इस ए से, ये टी इस ए से जुड़ जाएगा, ये ए इस टी से जुड़ जाएगा, और इस तरीके से पूरा डीएनए जुड़ के एक पुनर्योगज डीएनए बना देगा या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेगा। इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में ये टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज हेल्पफुल रहता है। आखिरी एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेजेस। इसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं, अर्थात डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए, उसके लिए इस्तेमाल होता है, डीएनए का नया सूत्र बनाने में सहायक होता है। और ये डीएनए का नया सूत्र जो होता है हमेशा 5' सिरे से 3' सिरे की ओर बनता है। ये डीएनए का सूत्र है, इधर वाला सूत्र 5' 3', नीचे वाला 5' 3', ऊपर वाला 5' 3'। अब इन दोनों सूत्रों को अलग कर दिया, ये दोनों सूत्र अलग हुए। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के दौरान करते हैं, जिसमें दोनों इस डीएनए को गर्म करते हैं 90 डिग्री से ऊपर, 92 से 94 डिग्री पे गर्म करते हैं, जिससे डीएनए के दोनों सूत्र अलग हो जाते हैं। उसमें प्राइमर्स मिलाते हैं, तो ये प्राइमर जुड़ गए दोनों सिरों पर। ऊपर सूत्र के 3' सिरे से होता है, नया सिरा 5' से 3' ये, और इस निचले सूत्र का 5' यहाँ होगा, तो 5' से 3' नया सूत्र यहाँ से बनना शुरू होगा। तो प्राइमर, दोनों किनारों पर प्राइमर जुड़ गए। और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, उस प्राइमर, ये तो प्राइमर हो गया, प्राइमर के किनारे से 3' सिरे से नया डीएनए का सूत्र बनाना शुरू कर देता है। इस तरह से ये डीएनए का नया सूत्र बन गया। ऐसे ही निचले सूत्र में ये प्राइमर है,
प्राइमर के बाद प्राइमर के 3' सिरे से आगे नया डीएनए बनता है और इस तरह से पूरा डीएनए का नया सूत्र बन जाता है। तो एक डीएनए के से 2 डीएनए बन गए। ये पीसीआर टेक्निक में होता है, एक डीएनए से 2 डीएनए मल्टीप्लाई। और वैसे भी डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान भी एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, लेकिन उसके अंदर पीसीआर में जो डीएनए पॉलीमरेज यूज़ होता है वो टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है। तो इसमें इस तरीके से डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए एक डीएनए सूत्र से 2 डीएनए सूत्र बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल होता है। इसीलिए इसे बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज।